नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूं और आज हम बात कर रहे हैं द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में। किस बारे में बात करता है? हिंदू अप्राप्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956 का क्या है? ये अधिनियम है। अप्राप्यता क्या होती है? अप्राप्यता होती है कि भाई बच्चा क्या है? माइनर है। माइनर कौन होता है? जो 18 वर्ष से कम आयु का होता है। अब 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? संरक्षक की जरूरत पड़ेगी, गार्जियन की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से गार्जियन होंगे, किस तरीके से होंगे, उनको क्या पावर्स होगी, कौन से राइट्स होंगे, किस तरीके से बच्चे के काम के लिए, बच्चे के लाभ के लिए यूज किए जा सकते हैं, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो हमको देखने को मिलेंगे इस एक्ट के अंतर्गत। तो चलिए इस एक्ट को स्टार्ट करते हैं। एक्ट का क्या नाम है? द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अप्राप्यता और संरक्षकता अधिनियम। नंबर क्या है? एक्ट नंबर है इसका 32 नंबर का क्या है? ये एक्ट है, एक्ट नंबर 32। एक्ट नंबर 32 का क्या मतलब हो गया? 1956 में 32 नंबर पे ये एक्ट पारित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो हिंदू होते हैं, हिंदुओं से अप्राप्यता यानी कि जो माइनॉरिटी होती है और जो संरक्षकता यानी कि गार्जियनशिप होती है, इसकी विधि को संशोधित यानी कि अमेंडमेंट करने के संबंध में और इसको कोडिफाइड करने के संबंध में ये एक्ट बना है। और इसमें कितने चैप्टर हैं? तो इसमें चैप्टर नहीं है, इसमें क्या है? केवल सेक्शन है। सेक्शन कितने हैं? 13 सेक्शन है। बहुत छोटा सा एक्ट है, हम लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन नंबर 1 कहता है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि आप हर एक्ट को देखते हैं तो हर एक्ट का क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। और नाम कहाँ पे दिया हुआ होता है हमको? सबसे पहले वाले सेक्शन पे। तो इसका नाम है हिंदू अप्राप्यता और संरक्षकता अधिनियम, यानी माइनॉरिटीज ऑन गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से। इसका मतलब हो गया कि जब तक 31 अक्टूबर 2019 नहीं आई थी उससे पहले ये जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। और किस पर अप्लाई होता है? हिंदुओं पर अप्लाई होता है जो चाहे राज्य क्षेत्र से बाहर गए हुए हों, ठीक है ना। कई लोग घूमने चल जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई घूमने चले गए तो हिंदू विधि उस पर अप्लाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं राज्य क्षेत्र से बाहर गए हैं तो उन पर भी ये क्या होगा? अप्लाई होगा। देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है ये अधिनियम जो होगा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अनुपूरक होगा, यानी कि सप्लीमेंटल होगा। किसका? संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1860 का, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अनुपूरक होगा, सप्लीमेंट होगा, ठीक है। जनरल बात है। अब देखिए सेक्शन 3 कहता है अधिनियम का लागू होना, कि ये जो अधिनियम है वो किस पे लागू होगा। सबसे पहले कहता है हिंदुओं पर अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो हिंदू के रूप में हो, जिसका विकास हिंदू के रूप में हुआ हो, जिसमें वीर शैव आते हैं, लिंगायत आते हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इनके जो अनुयायी वगैरह होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा हिंदू पर। धर्म जो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए और यहूदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके अपने स्पेशल लॉ हैं। तो ये हमारे वाले लॉ क्यों अप्लाई करेंगे? ठीक है ना। तो जो हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है और जो बाकी अदर होते हैं उनके ऊपर अपने अपने लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये जो हिंदू माइनॉरिटीज और गार्जियनशिप एक्ट है ये अप्लाई होता है हिंदू के ऊपर, बौद्ध के ऊपर, जैन के ऊपर, सिख के ऊपर, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए आगे इसमें ना एक स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में हमको बता रखा है कि वो व्यक्ति धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो है हिंदू। हिंदू कैसे? मान लीजिए ब्राह्मण है वो, ठीक है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, ठीक है, तो ये हिंदू है, तो इसका बच्चा भी क्या कहलाएगा? हिंदू कहलाएगा, ठीक है। ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? हिंदू, ठीक है। तो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो ये सब क्या होते हैं? हिंदू होते हैं। बच्चा धर्मज या धर्मज कैसा भी हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है और इलेजिटिमेट भी हो सकता है। उसके माता पिता कैसे होने चाहिए? जैसे कि मान लीजिए ये ए नाम का बच्चा है, चाहे से ये लेजिटिमेट हो या अनलेजिटिमेट हो, ठीक है।
यानी कि धर्मज हो या अधर्मज हो। लेकिन जो इसके पेरेंट्स हैं यानी कि माता और पिता, एम हो गई हमारी माता और पी से हो गया हमारा पिता, ये दोनों अगर हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो ये जो ए होगा ये भी क्या होगा, हिंदू ही कहलाएगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट रिकन्वर्ट होकर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो गया हो। मान लीजिए ये जो मदर फादर थे, इनमें से जो फादर है ये कन्वर्ट करके, मतलब पहले ये क्या था, क्रिश्चियन था, और अब ये कन्वर्ट या रिकन्वर्ट करके क्या बन गया है, हिंदू बन गया है, और इससे ये संतान हुई है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हिंदू ही कहलाएगी। ठीक है। ऐसे एसटी सदस्यों को इस एक्ट की बात लागू नहीं होगी जो सेक्शन 366 के 25 के क्लोज में हो, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन द्वारा निर्दिष्ट ना करे। इसका मतलब हो गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दे रखा है 366 का क्लॉज 25, वो किस बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है। तो उन शेड्यूल्ड ट्राइब पर ये एक्ट तब तक अलाउ नहीं होगा, तब तक लागू नहीं होगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी ना कर दे। ठीक है। इसके बाद इस 2 के साथ एक ए पॉइंट और दे रखा है, इस एक्ट की बात पांडिचेरी संघ के राज्य क्षेत्रों के रीना कैंटो पर अप्लाई नहीं होगी। रीना कैंटो पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये क्या करे हैं, फ्रांसीसी जो होते हैं ना वहां से आए थे। ठीक है। फ्रांसीसी आके फिर वहां पे उन्होंने विदेशी लोग के अकॉर्डिंग आए थे, इसका मतलब। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के रीना कैंटो है उन पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। हिंदू का वह अर्थ है जो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि भाई हिंदू कैसे होता है, धर्म से हिंदू हो, जिसके माता पिता हिंदू हो, माता या पिता में से कोई हिंदू हो, जो कन्वर्ट करके हिंदू बन गया हो, तो उन व्यक्तियों पर क्या होगा, हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा, ये वाला एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और कौन से प्रोविजन लगेंगे, माइनर पर और गार्जियन पर। जो हिंदू प्राप्तवता और संरक्षकता अधिनियम 1956 है उसके प्रावधान इन पर अप्लाई हो जाएंगे। अब सेक्शन 4 बोलता है डेफिनेशन क्लोज के बारे में। तो जब डेफिनेशन क्लोज को हम देखते हैं तो यहाँ पे निकल के आती है, कितनी परिभाषाएं आ रही है बताइए, 3 परिभाषाएं आ रही है, और तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कहता है अप्राप्तव्य कौन होता है, यानी कि माइनर कौन होता है। तो माइनर वो होता है वो बच्चा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तो वो हो जाएगा हमारे माइनर। संरक्षक गार्जियन जो माइनर की बॉडी व प्रॉपर्टी की देखभाल करता है इसमें शामिल है। ठीक है। ए नाम का व्यक्ति है, 18 वर्ष से कम का है, तो जो कोई व्यक्ति इसकी बॉडी की और प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, गार्जियन होगा। इसमें कौन कौन से गार्जियन होते हैं, नेचुरल गार्जियन होते हैं। क्या होते हैं नेचुरल गार्जियन, जो जनरली उसके मदर फादर होते हैं, जैसे कि होते हैं ना बायोलॉजिकल मदर फादर जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। नैसर्गिक संरक्षक होते हैं माइनर के पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये ए नाम का बच्चा है जिसको हम शुरू से ले रखे हैं, इसके बी और सी ये हो गई हमारी मदर और ये हो गया हमारा फादर, ये दोनों इसके मदर फादर है। ये दोनों क्या करते हैं, ये तो हो गए इसके नेचुरल यानी कि बायोलॉजिकल फादर, और ये क्या करते हैं, अगर विल द्वारा किसी व्यक्ति को, यानी कि मान लीजिए डी को इसका संरक्षक अपॉइंट कर देते हैं, तो जो डी होगा वो होगा इसका विल द्वारा नियुक्त संरक्षक। विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इस बारे में अच्छे से प्रोविजन हमको इस एक्ट के अंतर्गत मिलेंगे। फिर क्या करता है, कोर्ट द्वारा अपॉइंट और डिक्लेयर गार्जियन। इस जो एके है, इस एके लिए बायोलॉजिकल फादर के साथ विल के बाद अगर क्या करे, कोर्ट किसी व्यक्ति को इसका गार्जियन अपॉइंट कर दे, तो वो होता है न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया गया या घोषित संरक्षक, वो भी इसके अंतर्गत आता है। या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो क्या करता है, गार्जियन की तरह उसका काम करता है, तो वो भी व्यक्ति इसमें शामिल हो जाएगा। तो गार्जियन कौन कौन से हुए, नेचुरल गार्जियन हो गया, विल द्वारा नियुक्त गार्जियन हो गया, कोर्ट के द्वारा नियुक्त गार्जियन हो गया, या अन्य किसी तरीके से बना हुआ गार्जियन हो गया। कहाँ पे दे रखा है हमको, 4 के बी में। 4 के ए में क्या दे रखा है, 4 ए में बोला है माइनर, 4 बी में बोला है गार्जियन। ठीक है। अब बोल रहा है सेक्शन 6 में जो संरक्षक है वे नेचुरल संरक्षक होते हैं। जैसा कि इसको आप कनेक्ट कर लीजिए इससे
क्या बोल रहा है कि भाई नेचुरल गार्जियन कौन होगा? नेचुरल गार्जियन वो होगा जो कि हमको सेक्शन 6 में बताया गया है। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़िए आगे। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। इसका मतलब हो गया हिंदू विधि का कोई भी एक ऐसा शास्त्र है, कोई वाक्य है, कोई नियम है, कोई इंटरप्रिटेशन है या कोई विधि है, किसी रूढ़ि का इस तरीके से प्रयोग किया गया है इस अधिनियम के पहले, तो जब ये अधिनियम आ जाएगा तो वो जो रूढ़ि, प्रथा, नियम वगैरह होंगे वो क्या होंगे? प्रभावहीन हो जाएंगे। ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा? सभी तरह की कार्यवाही की जाएगी। अब सेक्शन 6 हमको बोल रहा है हिंदू अप्राप्त वे के नैसर्गिक संरक्षण। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात की जा रही है नेचुरल गार्जियन की, कि यहाँ पे कौन होता है बॉडीली और प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाला। तो नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर कौन हो गए? हिंदू माइनर के, यानी हिंदू अप्राप्त वे के नेचुरल गार्जियन माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी के बारे में निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होंगे? हिंदू अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में जो उसका अविभक्त हित होता है उसको छोड़कर, यानी कि जो उसका राइट होता है कहाँ पे? द नेचुरल गार्जियंस ऑफ ए हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। इसमें एक्सक्लूड किसको किया गया है? अनडिवाइडेड जो इसका इंटरेस्ट होता है, अविभक्त जो हित होता है उसको छोड़कर वो क्या होंगे? वो इसकी बॉडी और प्रॉपर्टी की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और किसी लड़के और अविवाहिता लड़की की दशा में। ठीक है, ए नाम का लड़का है और बी नाम की लड़की है, इसको कर लो बॉय या मेल कर लो। ठीक है, अच्छा चलिए ए लड़के को हम गोल में और लड़की को हम स्क्वायर में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये लड़का होगा और ये लड़की होगी। ए नाम का लड़का है, ठीक है, और बी नाम की लड़की है, अविवाहित होगी यानी कि अनमैरिड है, शादी नहीं हुई इसके अभी तक। ठीक है, अपने मम्मी पापा के पास में रहती है। तो ये इसके नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? तो ये जो लड़का है और ये जो बिना लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, इसके जो पेरेंट्स होंगे यानी कि पापा और मम्मी, ये दोनों इसके क्या होंगे? नेचुरल गार्जियन होंगे। बायोलॉजिकल फादर जो मदर जो होते हैं वो होंगे। अब बच्चा जिसने 5 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो ए नाम का लड़का है ये 5 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, तो इसकी जो नेचुरल गार्जियन होगी वो कौन होगी? वो इसकी मदर ही होगी सामान्यतः। ठीक है, जब तक कोर्ट को नहीं लगे कि भाई लड़का, ये जो मदर है वो इसको रखने के लायक नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो फिर इसको हटा सकता है। अदरवाइज क्या होता है, जनरली जो 5 साल से कम का बच्चा होता है, जिसने 5 साल की आयु पूरी नहीं की हो, तो उसकी जो नेचुरल गार्जियन होती है वो उसकी मदर होती है। फिर बोल रहा है कोई अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में। लड़का कैसा हो? इलिजिटिमेट हो। लड़की कैसी हो? वो भी इलिजिटिमेट हो, यानी कि धर्मज नहीं है। तो ये दोनों हैं और ये लड़की क्या है? इसमें विवाहित नहीं है, यानी कि अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई। तो इसकी लड़की की दशा में सबसे पहले जो माता होगी और फिर पिता होगा। धर्मज है, यहाँ पे क्या था? लड़का लड़की कैसे थे? धर्मज थे, लेजिटिमेट थे। तो सबसे पहले पिता गार्जियन हो रहा था, फिर माता हो रही थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा था? अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो माता गार्जियन हो रही थी। लेकिन जब बच्चा कैसा है? अधर्मज है, तो सबसे पहले गार्जियन होगी उसकी मदर और फिर होगा उसका फादर। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं, आपको नोट करके चलनी है। अब देखिए सी क्या बोल रहा है? विवाहित लड़की हो गई। ठीक है, जैसे कि हम पहले बोल रहे थे वो ए नाम का लड़का था, बी नाम की लड़की थी जो कि अनमैरिड थी। ठीक है, तो इनके नेचुरल गार्जियन हो गए थे इसके पापा और मम्मी। लेकिन मान लीजिए इस बी नाम की लड़की की शादी हो गई किससे? सी नाम के लड़के से। तो जो इसका पति है ना सी, वो इसका गार्जियन हो जाएगा नेचुरल। ठीक है, आई बात समझ में? जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी तो इसके पिता और माता इसके नेचुरल गार्जियन थे, पर जैसे ही इसकी शादी हो गई तो इसका जो पति होगा वो उसका नेचुरल गार्जियन हो जाएगा। माइनर के नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। कौन सा व्यक्ति नहीं होगा? जो हिंदू ना रह गया हो, जिसने संसार त्याग दिया हो। ठीक है, और यहाँ पे पिता और माता में उसके सौतेले माता पिता नहीं आते हैं, यानी कि नेचुरल गार्जियन में उसके सौतेले माता पिता नहीं आएंगे। जो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं वही इसके अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में?
सेक्शन 7 की तरफ आ जाइए। दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षकता। कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसकी नैसर्गिक संरक्षकता कैसे होगी? तो पहले पिता को होगी और फिर माता को दी जाएगी। ठीक है, जो नैसर्गिक संरक्षक है वो कौन होगा? दत्तक पुत्र का, अडॉप्टेड चाइल्ड का सबसे पहले पिता और उसके बाद माता होगी। आई बात समझ में? सेक्शन 8 देखिए, नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियां। नैसर्गिक संरक्षक कहां पढ़ के आए थे अभी हम? नैसर्गिक संरक्षक को हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 6 में, और सेक्शन 8 हमको बोल रहा है इसकी पावर्स क्या होंगी, शक्तियां क्या होंगी। ना केवल प्री में बल्कि मेन में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिए। टोटल इसमें कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। हिंदू माइनर का संरक्षक कैसा है? नेचुरल, यानी कि नैसर्गिक है संरक्षक। तो वो निम्न काम कर सकता है। कौन कौन से काम कर सकता है? जो माइनर बच्चे के फायदे के लिए हो, माइनर की संपदा के आपन, रियलाइजेशन, संरक्षक के लाभ आवश्यक हो युक्त। इसका मतलब हो गया कि ऐसे काम होना चाहिए जो माइनर के लाभ के लिए हो, माइनर के प्रॉफिट के लिए हो, या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के लिए हो। उसके लिए वो क्या हो? आवश्यक हो, नेसेसरी हो, युक्तियुक्त हो, तो वो सारे काम कर सकता है। लेकिन संरक्षक किसी भी दशा में जो माइनर व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको व्यक्तिक संविदा से यानी कि पर्सनली किसी कॉन्ट्रैक्ट से क्या नहीं कर सकता है? बाउंड नहीं कर सकता है। क्या बात समझे आप इससे? कि जो नैसर्गिक संरक्षक होता है वो माइनर के प्रॉफिट के लिए काम करेगा, जो भी उसके लिए आवश्यक होगा, युक्तियुक्त होगा, वो सब काम करेगा। लेकिन वो ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? कि भाई उसको किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से उसको बाउंड नहीं कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर बोल रहा है कि जो नेचुरल गार्जियन होगा, न्यायालय से परमिशन लिए बिना माइनर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है? या तो मूवेबल होती है या इमूवेबल होती है। ठीक है, इमूवेबल होती है। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहा, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लीजिए जमीन है, इसका कोई भाग है, इसको कोई सेल नहीं कर सकता है, गिफ्ट या एक्स्ट्रा पीट पट्टे वगैरह पे दे सकता है, लीज वगैरह पे भी इसको नहीं दे सकता है। ठीक है ना? किसको? इसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इस पूरी प्रॉपर्टी को या इसके किसी भाग को ना तो विक्रय करेगा, ना दान देगा, ना विनिमय करेगा, ना अंतरित करेगा। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, ट्रांसफर वगैरह कुछ भी नहीं करेगा, और ना ही इसको लीज पर देगा। क्या करेगा? लीज पर देगा। ऐसा वो नहीं कर सकता है। किसके बिना? कोर्ट की परमिशन के बिना। अगर इस तरीके का वो उल्लंघन करता है नेचुरल गार्जियन, तो नैसर्गिक संरक्षक द्वारा माइनर की तरफ से जो ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति है, या तो माइनर या उसकी तरफ से, जैसे कि माइनर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति माइनर है और इसकी तरफ से बी नाम का व्यक्ति देखभाल करता है, तो क्या करेगा? जो अगर नैसर्गिक संरक्षक ने ऐसा किया है तो वो जो भी काम होगा वो क्या करेगा? शून्य करनीय हो जाएगा, यानी कि वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखने योग्य बातें हैं, प्री में आ सकता है। न्यायालय द्वारा पॉइंट 2 में अगर किसी भी तरह की आज्ञा जब तक माइनर को नहीं दी जाएगी, जब तक भलाई के लिए नहीं, यानी कि जो पॉइंट 2 में कोर्ट परमिशन दे रहा था ना, कोर्ट किसी भी तरीके की जो परमिशन दे रहा था, वो परमिशन जब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि वो परमिशन किसके लिए? जो हमारा माइनर था ए नाम का व्यक्ति, इसके लाभ के लिए, इसके प्रॉफिट के लिए नहीं हो। आई बात समझ में? अब चलिए आगे। तो न्यायालय की आज्ञा प्राप्त करने के आवेदन कैसे होंगे? उसी तरीके से होंगे जैसे कि संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के सेक्शन 29 की तरह होंगे। यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का। यहाँ पे जो सेक्शन 4 में कार्रवाई होती थी उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। 31(2)(3)(4) में जो पावर कोर्ट की थी वही कोर्ट की पावर यूज की जाएगी। अपीलें वहां पे होगी जहाँ सामान्यतः इस संबंध में अपील वगैरह की जाती है। कोर्ट कौन सा होगा? कोर्ट का वो होगा सिविल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और जिसके जुरिस्डिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थित है या उसका कोई भाग स्थित है। ठीक है, कौन सा कोर्ट होगा? सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉपर्टी या उसका भाग स्थित है। ठीक है, याद करते हुए चलना है और नेक्स्ट पॉइंट की हमको बात करनी है।
सेक्शन 9 हमको बोलता है वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियां। यहाँ पे भी कितने पॉइंट है? टोटल 6 पॉइंट है। अभी भी हम 6 पॉइंट पढ़ के आए थे नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों में, और अब हम वसीयती संरक्षक में भी टोटल 6 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? एक हिंदू पिता अपने धर्मज अपत्यों के शरीर और संपत्ति के लिए विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। एक हिंदू पिता है ए नाम का हिंदू पिता है, हिंदू फादर। इसके धर्मज बच्चे हैं बी, इसका धर्मज बच्चा है बी। इसके लिए क्या कर सकता है? वो अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट किसको कर सकता है? गार्जियन को। कैसे कर सकता है? विल के द्वारा अपॉइंट कर सकता है, बाय विल। क्या कर सकता है? एक धर्मज पिता अपने बच्चे के लिए, एक पिता अपने धर्मज बच्चे के लिए विल के द्वारा एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है, लेकिन सेक्शन 12 में अविभक्त हित होना चाहिए। ठीक है। और पिता माता से पहले नियुक्ति, अगर पिता जो है, क्रॉस का मतलब हो गया, इस क्रॉस का मतलब है मर गया। ठीक है। अगर पिता मर गया माता से पहले तो कोई भी नियुक्ति क्या नहीं होगी? प्रभावी नहीं होगी। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ये ए की बीवी है सी। ठीक है, इसको हम स्क्वायर में डाल देते हैं। तो ए मर गया, इससे सी से पहले अगर मर गया तो कोई भी नियुक्ति, इसने चाहे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया हो, प्रभावी नहीं होगी। पर माता मर गई, ये माता है, ये मर गई किसी भी व्यक्ति को विल द्वारा नियुक्त संरक्षक किए बिना, तो पिता ने जिस व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किया है, तो मान लीजिए इस व्यक्ति ने किसी को संरक्षक नियुक्त किया था, किसको किया था? मान लीजिए डी को संरक्षक नियुक्त किया था, तो ये जो नियुक्ति होगी वो सीधे प्रभावी हो जाएगी इसके मरने के बाद, यानी कि सी के मरने के बाद प्रभावी हो जाएगी। आई बात समझ में? और नहीं समझ में आई तो आपके पास ही वीडियो है, आप कभी भी इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है। पिता ने जिस व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किया है तो उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पुनर्जीवित हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर बोल रहा है हिंदू विधवा है जो अपने माइनर धर्मज बच्चों की क्या होती है? नैसर्गिक संरक्षक होती है। हिंदू जो विधवा होती है वो अपने माइनर धर्मज बच्चों के नैसर्गिक संरक्षक होती है। ए मर गया तो ये बी तो थी जो विधवा हो गई थी, ए नाम का पेरेंट था, ये मर गया, तो जो सी इसकी है विधवा, ये अपने धर्मज बच्चों की, जैसा कि ये बी था, इसकी नेचुरल गार्जियन ही तो होएगी ना फिर। ठीक है। और हिंदू माता के तौर पर कार्य कर सकती है। मान लीजिए ये जिंदा है पर इसने क्या किया? निर्हित हो गया, विकृचित हो गया, संसार त्याग दिया, ये सब चीजें करी, तो ये चाहे जिंदा हो फिर भी नेचुरल गार्जियन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगी। आई बात समझ में? माइनर के प्रॉपर्टी व बॉडी के लिए विल द्वारा गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। कौन अपॉइंट कर सकती है? सी। इसको लगता है कि भाई मान लीजिए इसको पता चलता है कि मैं किसी बीमारी से ग्रस्त हो गई, अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगी, तो ये बी के लिए क्या कर सकती है? कोई जो विल के द्वारा गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आगे बढ़िए। हिंदू माता अपने माइनर अधर्मज बच्चों के लिए संपत्ति और शरीर के लिए विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकती है। यहाँ पे कौन नहीं कर रहा? पिता नहीं कर रहा, हिंदू माता कर रही है। अपने किसके लिए? अधर्मज बच्चों के लिए। क्या है वो? माइनर हैं, तो उनकी बॉडी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए विल के द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकती है। ऐसा संरक्षक अपत्य के नैसर्गिक संरक्षक की मृत्यु पर संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति यानी उसके बच्चे के लिए डी नाम के व्यक्ति को तो काट दो यहां से, डी नाम के व्यक्ति को विल द्वारा संरक्षक नियुक्त किया। तो जो डी को विल द्वारा नियुक्त किया संरक्षक, तो ए की मृत्यु होने पर और ए की बीवी सी की मृत्यु होने पर, यानी माता पिता दोनों की मृत्यु होने पर, ये जो डी होगा वो इनके नेचुरल गार्जियन यानी कि नैसर्गिक संरक्षक की तरह, नैसर्गिक संरक्षक की तरह क्या काम करेगा? इसके सारे काम करेगा, और वो काम करेगा जो भी एक्ट में दिए गए हैं या फिर विल में दिए गए हैं।
ठीक है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं या उन्होंने विल में कोई विशेष काम अभिलिखित किए हैं तो वो सारे काम करेगा। ठीक है, और विल द्वारा नियुक्त संरक्षक के कार्य लड़की के विवाह होने पर समाप्त हो जाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक लड़की का विवाह नहीं होता है तो पिता या माता ये क्या होते हैं, इसके नेचुरल गार्जियन होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस लड़की की शादी हो जाती है तो जो इसका पति होता है वो इसका नेचुरल गार्जियन हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो विल द्वारा नियुक्त संरक्षक होगा उसके जो अधिकार वगैरह होंगे, उसके जो भी काम वगैरह होंगे, इस लड़की की शादी होते ही क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो सेक्शन 10 को देखते हैं। सेक्शन 10 बोल रहा है संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्त व्यय की असमर्थता। अब क्या कोई माइनर भी संरक्षक हो सकता है? माइनर को क्या संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है? मान लीजिए एक 10 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, तो क्या इस 10 साल के लड़के को इस 8 साल की लड़की का संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसा होगा नहीं। तो क्या कह रहा है, किसी भी माइनर को संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सक्षम नहीं होता है। ठीक है ना, 2 भाई बहन है ए और बी। ठीक है, ए 10 साल का है, बी 8 साल की है। ठीक है, तो क्योंकि इसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है इन दोनों ने, तो जैसे ये इससे 2 साल बड़ा है लेकिन फिर भी इसको क्या है, इसका गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सेक्शन 10 हमको बोलता है कि संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्त व्यय की क्या होती है, असमर्थता होती है। आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेक्शन 11 हमको बोलता है कि वस्तुतः संरक्षक अप्राप्त व्यय की संपत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्त व्यय का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिंदू अप्राप्त व्यय की संपत्ति का व्ययन या संव्यवहार करने का उसको राइट नहीं होगा। यानी कि डिफैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ माइनर्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब किसी व्यक्ति को केवल ऐसे ही गार्जियन अपॉइंट किया गया है, टेम्पररी उसको गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो वो उसकी संपत्ति का किसी भी तरीके का सेल वगैरह नहीं करेगा, किसी भी तरीके का उस संबंध में, संपत्ति के संबंध में ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करेगा। कौन सा सेक्शन बोल रहा है हमको, ये वाली बात? सेक्शन नंबर बोल रहा है 11। अब लास्ट के 2 सेक्शन बच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? सेक्शन नंबर 12 जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पहले भी यूज किया जा चुका है कि अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्त व्यय के अभिभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त नहीं किया जाना। तो माइनर का अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अविभक्त हित हो, यानी कि एक जॉइंट फैमिली है, ए और बी, वाइफ हो गई, ए हो गया हस्बैंड, बी हो गई वाइफ। ठीक है, इनके बच्चे हुए सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब इनके बच्चे हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये इनके बच्चे हुए। अब मान लीजिए जो 1 नंबर का बच्चा है ये है माइनर, और इसका इस अविभक्त संपत्ति में क्या है, अविभक्त हित है। इसका मतलब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए क्या होगा, संरक्षक अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वह संपत्ति वयस्क सदस्य के प्रबंध में हो, वहां ऐसे अविभक्त हित के लिए, यानी कि किसके हित में है, सी के हित में है। तो फिर क्या होगा, भाई इसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो जो सी है वो मेजर है, और मेजर के पास अगर प्रॉपर्टी है तो वो फिर क्या कर सकता है, इसके अनडिवाइडेड हित के लिए क्या किया सकता है, संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु हाई कोर्ट जो होता है हमारा, हाई कोर्ट इस तरीके की जो रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस अविभक्त हित के लिए भी क्या कर सकता है, किसी गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। आई बात समझ में? तो सेक्शन 13 की तरफ आ जाइए।
सेक्शन 13 जो हमारे इस एक्ट का लास्ट सेक्शन है, क्या बोल रहा है कि अप्राप्त व्यय का कल्याण सर्वोपरि होगा। तो न्यायालय के द्वारा संरक्षक नियुक्त करने पर उसका क्या होगा, माइनर के लाभ के लिए ही काम करना उसका सबसे पहले क्या होगा, धर्म होगा। न्यायालय को किसी व्यक्ति के बारे में लगे कि वो जो संरक्षक नियुक्त किया गया है वो माइनर के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा, या फिर वो उसको लगता है कि भाई इसके लिए काम नहीं करेगा, तो वो उसको गार्जियन वगैरह अपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। कौन सा एक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षक अधिनियम 1956। ठीक है, कितने सेक्शन है, टोटल नंबर सेक्शन है 13, और हमने सारे सेक्शन 13 को पढ़ लिया है। आपको ये एक्ट अच्छा लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी देखिए, लोगों को भी दिखाइए। आरजीएस के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक्ट है। आरजीएस में जो हमारी हिंदू विधि है उसमें ये 4 एक्ट हैं। हिंदू मैरिज है, अडॉप्शन वाला है, माइनॉरिटीज वाला है और सक्सेशन वाला है। ठीक है, सक्सेशन वाला है। तो हमने आज कौन सा पढ़ा है, माइनॉरिटीज और गार्जियनशिप एक्ट पढ़ा है 1956 का। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।